एक शाम वेंडी अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने गई थी। उसके दोस्त हाई डाइव राइड का मजा ले रहे थे, जबकि वेंडी मैगजीन के लिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें खींच रही थी। भीड़, रंग बिरंगी लाइटें और बच्चों की हंसी हर पल एक कहानी कह रहा था। इसी बीच उसने हाई डाइव राइड की एक फोटो क्लिक की, लेकिन जब उसने उस तस्वीर को कैमरे की स्क्रीन पर झूम करके देखा तो उसकी रूह कांप गई। हाई डाइव के साइन बोर्ड में डाइव शब्द था, लेकिन वी की लाइट बंद दिख रही थी, जिससे पढ़ने में वो डाई लग रहा था, यानी मौत। वेंडी ने फौरन ऊपर देखा। वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वी की लाइट भी पूरी तरह जल रही थी। उस पल उसे अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कोई संकेत जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। मेले में वेंडी की बहन जूली भी आई हुई थी, जिसकी वेंडी से बिल्कुल भी बनती नहीं थी। कुछ देर में वेंडी का बॉयफ्रेंड जेसन और उसके बाकी दोस्त केविन और कैरी हाई डाइव रेड से लौट आए। अब वो लोग अगली राइड पर जाने वाले थे, एक खतरनाक रोलर कोस्टर पर, जिसके लिए केविन और उसकी गर्लफ्रेंड कैरी काफी उत्साहित थे। वहीं पास में स्टेसी और एशली नाम की दो खूबसूरत सहेलियां भी मौजूद थीं, जिनके पीछे फ्रैंकी नाम का एक जुनूनी फोटोग्राफर पड़ा हुआ था। वो लड़कियों के पीछे इस हद तक दीवाना था कि उनसे जुड़ी चीजों को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। यही वजह थी कि उसने एक खास किस्म का मेटल लॉकेट बनवाया था, जो हर वक्त उसकी चेन में लटकी रहे। स्टेसी और एशली उसकी इन हरकतों को देख उससे दूर भाग गई। फिर भी वो उनके पीछे पीछे रोलर कोस्टर की लाइन तक पहुंच गया। इस राइड का एंट्रेंस एक विशाल डेविल की मूर्ति के अंदर था। अंदर घुसते ही एक बोर्ड पर लिखा था, एक बार अंदर आए तो बाहर नहीं निकल सकते, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। वहीं एक और पाइपलाइन जोर जोर से हिल रही थी और उसके नट बोल्ट ढीले होते दिखाई दे रहे थे। वेंडी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। जब रोलर कोस्टर पर चढ़ने की बारी आई तो वो डर के मारे पीछे वाली सीट पर बैठने की जिद करने लगी। केविन ने कहा कि कैरी उसके साथ पीछे बैठ जाएगी, लेकिन कैरी उसके चक्कर में अपना मजा खराब नहीं करना चाहती थी और बाकी लोग भी पीछे नहीं बैठना चाहते थे। अब वेंडी के साथ कौन बैठेगा, इसका फैसला टॉस से हुआ। टॉस में केविन जेसन से हार गया, यानी अब उसे वेंडी के साथ पीछे बैठना होगा। केविन जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, उसने देखा कि उसके सामने वाली जगह पर किसी ने च्युइंग गम चिपका रखी थी और वही गम अब उसके हाथों में चिपक गई। वो गुस्से में हाथ झटक ही रहा था कि तभी एक वर्कर की नजर वेंडी पर पड़ी, जो अब भी हाथ में कैमरा लिए बैठी थी। वर्कर ने तुरंत टोका, राइड पर कैमरा ले जाना मना है। इस पर केविन ने फौरन कैमरा ले लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। वो सब कुछ संभाल ही रहा था कि तभी फ्रैंकी ने भी चुपचाप अपना कैमरा छिपा लिया, क्योंकि वो तो बस मौके की तलाश में था कि सामने बैठी स्टेसी और एशली की कुछ तस्वीरें ले सके। जैसे ही राइड शुरू हुई, मशीनरी के नीचे से ऑयल लीक होने लगा, लेकिन अफसोस किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पलों में राइड ने रफ्तार पकड़ ली। हवा से टकराते चेहरे, लोगों की चीखें और हंसी, हर तरफ एक अलग ही जोश और रोमांच का माहौल था। सभी मस्ती में झूम रहे थे। उसी दौरान फ्रैंकी के हाथ से उसका कैमरा फिसलकर नीचे ट्रैक पर जा गिरा। वो सीधा लोअर ट्रैक के किनारे फंस गया, जहां कुछ ही देर में कोस्टर ट्रेन को गुजरना था। जैसे ही ट्रेन उस जगह से गुजरी, उसका एक हिस्सा कैमरे से टकरा गया और फिर हुआ एक भयानक हादसा। एक तेज झटके के साथ कोस्टर ट्रैक टूट गया और अगले ही पल आगे की ट्रेन अपने यात्रियों सहित नीचे गिर गई। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। अब बारी थी वेंडी की ट्रेन की। पहले वाले हादसे की टक्कर में उनकी कोस्टर ट्रेन का पहिया ढीला होकर बाहर निकल चुका था, लेकिन फिर भी ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसमें बैठे लोगों की जान हलक में आ चुकी थी। तभी आगे की सीट पर बैठा एक लड़का घबराहट में जबरन अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर लटकने लगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो सीधे नीचे जा गिरा। किसी तरह ट्रेन रुक तो गई, लेकिन एक ऐसी पोजीशन पर जहां से सिर्फ मौत नजर आ रही थी। ट्रेन ट्रैक से उल्टा लटक रही थी और बचे हुए लोग उसे पकड़कर हवा में झूलते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। धीरे धीरे उनके हाथ थकने लगे, पकड़ ढीली होती गई और एक एक करके सभी नीचे गिरते चले गए। आखिरी में वेंडी भी गिर गई, लेकिन तभी वेंडी की आंख खुली। दरअसल ये सब उसका एक पूर्वाभास था। वो जो कुछ भी अपने पूर्वाभास में देखी, वहीं सब असल में होते देख घबरा उठी। इस बीच ऑपरेशन बटन दबाने की तैयारी हो रही थी। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोस्टर ट्रैक टूटने वाला है, सब मरने वाले हैं, मुझे यहां से बाहर निकालो। उसकी बात सुनकर वहां खलबली मच गई। तुरंत ही उनके झूले का सीट बेल्ट खोल दिया गया। उसी पल लुइस नाम का एक लड़का वेंडी पर बरस पड़ा, जिसको लेकर उसके और केविन के बीच लड़ाई हो गई। स्थिति बिगड़ती देख पिछले डिब्बे में बैठे लोग कोस्टर ट्रेन से उतर गए। जेसन ने भी ऑपरेटर से गुहार लगाई कि उसकी सीट बेल्ट खोल दी जाए, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर दिया गया। वेंडी इतनी घबराई हुई थी कि उसे जेसन का ख्याल तक नहीं रहा।
कुछ ही पलों में वही हुआ जिसका डर था। एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें जेसन और कैरी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने वेंडी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो मानसिक रूप से इतनी टूट चुकी थी कि अब वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करना चाहती थी। स्कूल छोड़ने का मन बना चुकी थी। उसी वक्त केविन ने उसे रोका और बताया कि ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। कुछ साल पहले पेरिस के कुछ बच्चे फ्लाइट से पिकनिक पर जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के को अचानक प्लेन क्रैश का पूर्वाभास हुआ। उसने शोर मचाया, लोगों को रोका और आखिरकार 7 बच्चे फ्लाइट से नीचे उतर गए। और फिर ठीक उसके बाद वो प्लेन वाकई क्रैश हो गया, जिसमें बाकी सब लोग मारे गए। केविन ने आगे कहा, जो 7 लोग प्लेन से बचे थे वो एक एक करके अजीब और दर्दनाक हादसों में मारे गए, बिल्कुल उसी क्रम में जैसा लड़के ने अपने पूर्वाभास में देखा था। शायद अब वही सिलसिला हमारे साथ भी शुरू हो गया हो, क्योंकि तुम्हें भी तो पूर्वाभास हुआ था। लेकिन वेंडी को उसकी ये बातें बिल्कुल बकवास लगी। घर जाकर वो मेले की तस्वीरें देख रही थी। तभी उसे अचानक केविन की बातें याद आ गईं। अगर उसका पूर्वाभास सही निकला तो क्या होगा? एकाएक उसे लगने लगा कि जरूर कोई फिर से अनहोनी होने वाली है। दूसरी तरफ स्टेसी और एशली साथ में टैनिंग सैलून गई हुई थी। टैनिंग सैलून का मालिक यूरी स्टेसी और एशली का जान पहचान वाला था। इन दिनों उसका अपनी गर्लफ्रेंड से अफेयर को लेकर झगड़ा चल रहा था। यूरी फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने में लगा था, ये समझाते हुए कि उसने कोई धोखा नहीं दिया है और वह बेवफा नहीं है। इसी दौरान स्टेसी और एशली ने उससे स्किन टैनिंग की परमिशन मांगी। परमिशन देते समय यूरी ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे टैनिंग रूम के अंदर कोल्ड ड्रिंक लेकर न जाएं, लेकिन स्टेसी ने उसकी बात नहीं मानी। वहां टैनिंग बेड्स के चलते मोबाइल सिग्नल बहुत कमजोर रहते थे, इसलिए जब भी यूरी को फोन पर बात करनी होती तो वो पीछे वाले दरवाजे के नीचे कोई चीज फंसा देता ताकि वह लॉक न हो और फिर बाहर जाकर आराम से बात करता। आज भी उसने वही किया। आज सैलून में कोई और स्टाफ मौजूद नहीं था, इसलिए स्टेसी और एशली जो चाहे कर सकती थी। बातों ही बातों में एशली ने टैनिंग बेड का तापमान थोड़ा बढ़ा दिया। वहीं स्टेसी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक उस टेबल पर रख दी जिसके ठीक नीचे एक इलेक्ट्रिक पैनल लगा था। उस पैनल पर वार्न किया गया था कि इसे कभी भी 250 VSE से ऊपर सेट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद वो गाना बजाने के लिए शेल्फ से लटक कर डी उठाने की कोशिश की। इसी को खींचते समय शेल्फ का एक स्क्रू ढीला हो गया और यही एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाली थी। उधर दरवाजे के नीचे फंसी क्रीम की ट्यूब पर दबाव पड़ने से उसका ढक्कन खुल गया और अंदर की सारी क्रीम बाहर निकल आई। उसी वजह से दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। इस बीच स्टेसी और एशली टैनिंग बेड के अंदर जा चुकी थीं। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे टपकते हुए नीचे मौजूद इलेक्ट्रिक पैनल तक पहुंच गई। जैसे ही तरल पैनल से संपर्क में आया, वोल्टेज अचानक तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते यह 300 के पार पहुंच गया, जिससे स्टेसी और एशली को भीतर हल्की गर्मी महसूस होने लगी। उधर वेंडी को अचानक कुछ संकेत समझ में आने लगे। उसने उनकी फोटो देखकर महसूस किया कि शायद स्टेसी और एशली को पेड़ से खतरा है। वो तुरंत उन्हें कॉल करने लगी, लेकिन उनका फोन तो उन कपड़ों में था जो उन्होंने टैनिंग से पहले उतारे थे। तभी हवा के एक झोंके से हैंगर गिरा और बगल में रखे डमी पेड़ से टकराया। डमी पेड़ जाकर शेल्फ से भिड़ा, जिससे शेल्फ नीचे गिर पड़ी और टैनिंग बेड के दोनों दरवाजों के बीच अटक गई। इस बीच टैनिंग बेड का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा था। स्टेसी और एशली ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे में शेल्फ अटकने से दोनों अंदर ही फंसी रह गईं। उधर उनकी चीखें सुनकर यूरी दरवाजे पर लपका, लेकिन दरवाजा तो पहले ही लॉक हो चुका था। फ्रंट एंट्रेंस भी अंदर से बंद था। कुछ ही पलों में टैनिंग बेड में आग लग गई। स्टेसी और एशली दोनों बुरी तरह झुलस कर मर गई। अब यह साफ हो चुका था कि जिस तरह फ्लाइट 180 से बचने वाले एक एक करके मारे गए थे, वैसा ही सिलसिला अब इनके साथ शुरू हो चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मौत के संकेत वेंडी द्वारा खींची गई तस्वीरों में मिल रहे थे। जैसे उस रात स्टेसी और एशली की तस्वीर डमी पेड़ के साथ खींची गई थी और उनके हादसे में वही डमी पेड़ एक अहम कारण बना। वेंडी के पूर्वाभास के अनुसार अब अगली बारी फ्रैंकी की थी। तभी वेंडी को चक्कर आने लगे, क्योंकि उसने काफी समय से कुछ खाया नहीं था। केविन तुरंत उसे कुछ खिलाने के लिए कार से बाहर ले गया। रास्ते में वे फ्रैंकी की तस्वीर को देखते हुए उसके हादसे से जुड़ा कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान केविन का ध्यान कुछ पल के लिए ड्राइविंग से हट गया और एक ट्रक ड्राइवर जो सड़क किनारे अपने ट्रक से उतरकर कुछ काम कर रहा था, केविन की कार के नीचे आने से बाल बाल बचा। उस ट्रक वाले से कुछ ही दूरी पर एक रोड साइड फूड शॉप थी,
जहां गाड़ी रोककर वे फ्रैंकी की फोटो में कोई क्लू ढूंढने लगे। फोटो में ऐसा लग रहा था जैसे फ्रैंकी सीढ़ियों से गिर रहा हो, या फिर वो तस्वीरें ट्रेलर ट्रक के पीछे बनी उन चेतावनियों जैसी लग रही थीं जो अक्सर हमें पीछे देखने को मिलती है। तभी वेंडी को होने वाले अनहोनी के संकेत मिलने लगे। इन्हीं बातों में वो खोए हुए थे कि इसी बीच उनकी कार के पीछे एक और कार आकर लग गई। सामने पहले से ही एक कार खड़ी थी और ठीक उसी वक्त एक ट्रक उनकी कार के दाहिनी ओर के रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया। कुल मिलाकर उनकी कार से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। इसी बीच वही ट्रक जिसका ड्राइवर कुछ देर पहले केविन की कार के नीचे आते आते बचा था, अब ढलान से बिना ड्राइवर के चल पड़ा। जैसे ही वेंडी की नजर उस ओर गई, उसने तुरंत सामने वाली कार के ड्राइवर को चिल्लाकर आगे बढ़ने को कहा, लेकिन वो शख्स अपनी ही दुनिया में मस्त नजर आ रहा था। पीछे वाली कार से तब तक निकला भी नहीं जा सकता था, इसलिए केविन ने अपनी कार का आगे का शीशा तोड़ा और समय रहते बाहर निकल आए। लेकिन अगले ही पल ट्रक उनकी कार से टकरा गया और सामने खड़ी कार के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। उसी वक्त लॉकेट से पता चला वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी ही था। फ्रैंकी के बाद नंबर था लुइस का, वही लड़का जो वेंडी के पूर्वाभास में चलते रोलर कोस्टर से बचने के लिए सेफ्टी बेल्ट खोलते वक्त मारा गया था। उसकी तस्वीर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई भारी हथौड़ा उसके सिर पर गिर रहा हो। अगले दिन दोनों लुइस से मिलने जिम पहुंचे और उसे अब तक की सारी बातें बताईं, लेकिन लुइस पर इन सब बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। तभी वेंडी की नजर जिम की दीवार पर टंगी 2 तलवारों पर पड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसी लुइस की फोटो में दिखाई दे रही थी। वो ये बात लुइस को समझा ही रहे थे कि तभी एक आदमी उन तलवारों के ठीक नीचे लगी वेट मशीन पर वर्कआउट करता दिखा। वर्कआउट के दौरान गलती से मशीन का एक सिरा दीवार पर टंगी तलवारों से टकरा गया। उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद लुइस उसी मशीन पर वर्कआउट करने आ गया। इसी बीच वेंडी को फिर से अनहोनी के संकेत मिलने लगे। जिम में एक असली भालू के आकार का बड़ा स्टैच्यू भी था, जिसका एक नुकीला नाखून वहां वर्कआउट कर रहे एक शख्स के डंबल से टकराकर टूट गया और जाकर सामने वेट उठा रहे दूसरे शख्स के चेहरे पर लगा। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह भारी वजन समेत जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी टक्कर से दीवार पर टंगी तलवार लुइस की वर्कआउट मशीन के वायर पर गिर पड़ी, जिससे वो कट गया। लुइस को लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा वर्कआउट शुरू किया, उसका सिर कुचल गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वेंडी और केविन भी मौत के शिकंजे में होंगे। उससे पहले उन्हें किसी तरह मौत के चैन को तोड़ना होगा। फ्रैंकी और लुइस के बाद अब बारी थी पेरी या फिर उसके बॉयफ्रेंड एरिन की। दोनों एक हार्डवेयर स्टोर में काम करते थे, जहां कबूतरों ने उनका जीना हराम कर रखा था। गंदगी वो करते थे और सफाई एरिन को करनी पड़ती थी। तंग आकर आज एरिन ने नेल गन में कीलें भरी और मजाक में ही सही कबूतरों की तरफ निशाना साध दिया। इसी बीच वेंडी और केविन वहां उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने दोनों को अब तक का पूरा हाल बताया और वो फोटो भी दिखाई जो मेले में खींची गई थी, जिसमें पेरी और एरिन कैमरे से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वेंडी को अब तक यह समझ नहीं आया था कि उस फोटो में छिपा हुआ क्लू क्या था। पेरी और एरिन बातों के साथ साथ स्टोर का काम भी करते जा रहे थे। अचानक एरिन के हाथ से कुछ कीलें गिर गईं, जिन्हें पेरी ने एक चुंबक की मदद से उठाया और फिर चुंबक को एक रैक में रख दिया। यहीं उससे एक छोटी सी गलती हो गई। चुंबक से जुड़ा लोहे का डंडा रैक के ऊपर टंगे एक सिक्कड़ से टकरा गया। टकराते ही सिक्कड़ का एक सिरा पास खड़ी लिफ्टिंग गाड़ी की चाबी रिंग में फंस गया और गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे वो गाड़ी आगे बढ़ी और सामने रखे ओनियल के गैलनों से जा टकराई। दूसरी ओर एरिन उस वक्त प्लाईवुड काट रहा था, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। बातों बातों में अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, अगर मौत की लिस्ट में सबसे आखिरी इंसान खुद अपनी जान दे दे तो शायद पूरी चेन ही टूट जाए और बाकी लोग बच जाएं। असल में एरिन को अच्छे से पता था कि उस लिस्ट में आखिरी नाम वेंडी का है, इसलिए वो यह बात कहकर वेंडी को चिढ़ा रहा था और मजे ले रहा था। तभी अचानक वहां हवा का एक तेज झोंका उठा और रैक के ऊपर रखा सामान नीचे गिरने लगा। एरिन के ऊपर भारी प्लाईवुड आ गिरा, जिससे वो वहीं दबकर रह गया। वहीं दूसरी ओर पेरी का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा नेल गन से जा टकराई। टकराते ही गन का ट्रिगर एक्टिवेट हो गया और एक के बाद एक दर्जनों कीलें उसके चेहरे से आर पार हो गईं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ नहीं कर सका। पेरी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को वेंडी और केविन की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। उल्टा वे उन्हीं दोनों पर शक कर रहे थे। रही बात एरिन की, तो अगर इन्होंने उसे बचाकर शायद उसकी मौत टाल दी हो तो वो लिस्ट के आखिर में मरेगा।
अगर ऐसा है तो अगला नंबर उन 2 लोगों की होनी चाहिए जो रोलर कोस्टर पर पेरी और एरिन के ठीक पीछे बैठे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनकी फोटो से यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि वे कौन हैं। इन्हीं बातों को समझने की कोशिश में वेंडी थक कर सो गई। उसके सोने के बाद उसकी छोटी बहन जूली चुपके से उसका ब्रेसलेट पहनकर घूमने निकल गई, जो कि वो अक्सर ऐसा करती थी। थोड़ी देर बाद जब वेंडी की आंख खुली तो उसने फोटो को ध्यान से देखा। उस तस्वीर में उसका ब्रेसलेट किसी लड़की के कलाई में नजर आ रहा था, यानी वो लड़की उसकी बहन थी और शायद अगला नंबर उसी का था। घबराकर वेंडी ने फौरन जूली को फोन मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद उसने केविन को कॉल किया और सारी बात बताई। दरअसल आज मैकिनली शहर की स्थापना की 300वीं वर्षगांठ थी और इसी खुशी के मौके पर कॉलेज ने एक भव्य फंक्शन आयोजित किया था। वेंडी को शक था कि जूली अपने दोस्तों के साथ वहीं गई होगी। केविन पहले से ही वहां सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद था। फोन पर उसने वेंडी से पूछा कि क्या अब उसे उनकी फोटो में कोई क्लू नजर आया, लेकिन वेंडी उलझन में थी। न तो उसे अपनी फोटो में कुछ समझ आ रहा था और न ही केविन की फोटो में। केविन की तस्वीर में बस इतना दिख रहा था कि उसके चेहरे के सामने कुछ तेज रोशनी चमक रही थी, जैसे कैमरे का फ्लैश चमक रहा हो या फिर कोई पटाखे फूट रहे हों। और इत्तेफाक से फंक्शन में सच में आतिशबाजी की तैयारी चल रही थी। अब रही बात वेंडी की, उसके फोटो में जेसन का मुंह बिल्कुल धुंधला दिख रहा था और वेंडी ने मैकिनली नाम की टी-शर्ट पहन रखी थी। शायद यही उसके लिए अगला क्लू था। फोन रखते ही केविन ने जूली को ढूंढना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ वेंडी भी फंक्शन में आने के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसे अजीब अजीब संकेत मिलने लगे, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। इधर तोप और गोले के पास 2 आदमी बारूद सुलगाने वाली छड़ी लिए खड़े थे। आतिशबाजी की घोषणा होते ही उन्होंने वो छड़ी तोप के सहारे खड़ा कर दिया और वहां से चले गए। कुछ ही पलों में छड़ी सरक कर तोप के गोले पर गिरा, जिससे एक गोला लुढ़कता हुआ उस लकड़ी से टकरा गया जिस पर आतिशबाजी वाली ट्रॉली को बैलेंस करके रखा गया था। तब तक वेंडी भी वहां पहुंच चुकी थी। उधर काफी तलाशने के बाद आखिरकार केविन ने जूली को ढूंढ निकाला, लेकिन वो तो केविन की बात सुनने तक को तैयार नहीं थी। इसी बीच आतिशबाजी शुरू हो गई और सबका ध्यान उसी ओर चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर 2 दोस्तों ने एक पटाखा जलाकर घोड़े के नीचे रख दिया। पटाखा फटते ही घोड़ा खूंटा उखाड़कर बेकाबू होकर दौड़ पड़ा, जिससे वहां भगदड़ मच गई। अगले ही पल वेंडी को जूली की फोटो का क्लू समझ आ गया। उसके फोटो के बैकग्राउंड में घोड़ा था और शायद उसे उसी से खतरा था। तभी वो घोड़ा जूली की तरफ आते दिखाई दिया। अचानक खूंटे की रस्सी उसकी गर्दन में उलझ गई और घोड़ा उसे घसीटने लगा। केविन फौरन उसके पीछे दौड़ा और सही समय पर रस्सी काटकर जूली की जान बचा ली। इसके बाद वेंडी ने तुरंत रोलर कोस्टर राइड के बारे में पूछा, क्योंकि उस दिन उसके साथ जो लड़की थी अब बारी उसकी थी। वो लड़की यहाँ भी जूली के साथ ही मौजूद थी। तभी आतिशबाजी के शोर से एक और घोड़ा बिदक गया। उसकी लगाम एक झंडे से बंधी थी। घोड़ा भागा तो झंडा जोर से खींचा और उसका डंडा इतनी रफ्तार से जूली की दोस्त को लगा कि वो उसके शरीर को आर पार चीर गया। अब बारी केविन की थी। तभी एक घोड़े ने उसे जोरदार लात मार दी, जिससे वो खाने की टेबल पर जा गिरा। टेबल पर रखे कबाब का लोहे वाला सीख उड़ता हुआ गैस सिलेंडर के पाइप में जा घुसा। अगले ही पल वहां आग भड़क उठी। गनीमत रही कि आग फैलने से पहले ही वेंडी ने झपट कर केविन को धक्का दिया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद वो तीनों फौरन वहां से निकले और घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन तभी एरिन आ धमका। वेंडी उसे देखकर सहम गई, क्योंकि एरिन का पूरा नाम था एरिन मैकिनली, यानी उस क्लू के मुताबिक वेंडी को मैकिनली से ही खतरा था। एरिन मुस्कुराकर कहता है, तो अब तुम्हें मुझसे खतरा है? क्यों नहीं तुम अपनी जान देकर इस मौत के खेल पर ही विराम लगा देती? तभी पास में रखी वो ट्राली जो तोप के गोले से लगकर कब से डिसबैलेंस हुए जा रही थी, असंतुलित होकर एक तरफ लुढ़क गई और उस पर रखे सारे पटाखे एरिन के पीछे खड़ी क्रेन में जा लगे। कुछ पल के लिए सब स्तब्ध रह गए, लेकिन एरिन को कुछ नहीं हुआ। वो ठहाका लगाते हुए बोला, अपुन अमर है, मैंने मौत को हरा दिया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। और ठीक उसी पल क्रेन का एक भारी भरकम हिस्सा टूटकर उसके ऊपर आ गिरा। एक ही झटके में एरिन की बोलती हमेशा के लिए बंद हो गई। 5 महीने बाद हम वेंडी को ट्रेन में उसके दोस्तों के साथ सफर करते हुए देखते हैं। उसी डिब्बे में एक आदमी जो खुद को हिमेश रेशमिया का मुंह बोला भतीजा बता रहा था, ओ बेलिया वाला गाना गाकर भीख मांग रहा था। तभी वेंडी को फिर से संकेत मिलने लगे। ट्रेन की खिड़की से बाहर उसे एक धुंधला चेहरा नजर आया, वैसा ही जैसा मेले वाली फोटो में जेसन का था। गाना गाने वाला लड़का बार बार उसी लाइन पर जोर दे रहा था, ओ बेलिया बे, कुछ तो समझो ना।
लेकिन वेंडी अब भी मौत की अगली चाल को समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच उसे एक जगह 180 लिखा हुआ दिखा। अगले पल उसे फ्लाइट 180 की याद आई, वही विमान हादसा जिसमें 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। शायद इस ट्रेन के साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला था। वेंडी ने इधर उधर नजरें घुमाई ताकि और कोई संकेत दिख जाए। तभी उसकी नजर अपने ठीक ऊपर एक लाइन पर गई। मृत्यु और करों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वेंडी घबरा गई। उसने तय किया कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगी, भले ही वो उनका स्टॉप नहीं था। जब उसके दोस्तों ने वजह पूछी तो वेंडी बस यही, आज एक स्टेशन पहले उतरते हैं और पैदल घर तक चलते हैं। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, ठीक उसी वक्त जूली उसी दरवाजे से ट्रेन में चढ़ी जिससे वेंडी उतरने ही वाली थी। दोनों की नजरें आपस में टकराईं और वो वापस सीट पर बैठकर बातचीत करने लगी। वेंडी ने घबराते हुए कहा, मुझे आज बिल्कुल उसी मेले वाली रात जैसा लग रहा है। जूली जवाब देती है कि अरे वो सब तो एरिन के मरने के साथ ही खत्म हो गया था। अब उस बात को पूरे 5 महीने हो चुके हैं। डरने की कोई बात नहीं। वैसे भी अगर मौत आई तो पहले मुझे और केविन को ले जाएगी, तुम्हारी बारी तो बाद में है। वेंडी को एक पल के लिए लगा कि शायद वो बेवजह ही डर रही थी। अपने डर को एक ओर रखकर वो जूली को अपने बाकी दोस्तों से मिलवाने ले गई और तभी उसकी नजर कोने में बैठे केविन पर पड़ी। अब ये साफ हो चुका था कि मौत ने खेल खेल कर इन तीनों को एक साथ इसी ट्रेन पर ला खड़ा किया था। अगले ही पल उस इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया जहां से ट्रेन की पटरी बदली जाती है। पटरी अचानक बदल गई और ट्रेन पलट गई। एक भीषण हादसा हुआ जिसमें जूली और फिर केविन मारे गए, लेकिन किस्मत से वेंडी जिंदा बच गई। हालांकि उसका एक पैर पूरी तरह से घायल हो गया था। वो पटरी के बीचों बीच लाचार बैठकर मदद का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक सामने से एक दूसरी ट्रेन आई और वेंडी को रौंदती हुई निकल गई। लेकिन ये सब तो बस वेंडी का एक पूर्वाभास था। असलियत में इससे पहले कि वो ट्रेन से बाहर निकलते, वही हादसा सच में हो गया और तीनों उसी क्रम में मारे गए।